اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ یہ اردو کا جشن ہے۔ اردو کا الف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اردو کا ر مریادہ پرشوتم رام کے چرتر واقعہ کرتا ہے۔ اردو کا دی گاڈ کہنے والے کو اپنے وسیع دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور اردو کا واو واحے گرو کی فتح اور واحے گرو خالصہ کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ اردو زبان و ادب جو سارے مذاہب کے ماننے والے کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے، فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے، جہاں کچھ ملتے ہیں اردو بولنے والے۔ افتتاحی کلمات کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں جناب محترم کمال حسن کمال صاحب کو، جو ایک شاعر، جو ایک صحافی ہیں، وہ برائے کرم مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جشن اردو کا انعقاد کرنے والے میرے تمام دوست، اسٹیج پر رونق افروز، غالباً بھی ڈاکٹر قاضی تشریف نہیں لائے، بہرحال ڈاکٹر پاٹنکر، برادرم شاہد لطیف، ہاشمی صاحب، اور اس محفل کی شمع محفل فہیم اختر صاحب، معزز سامعین، خواتین و حضرات، مجھے بتایا گیا کہ مجھے ڈاکٹر فہیم اختر صاحب کی کتاب گرد سفر کا اجرا کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ گرد سفر انہوں نے دنیا کے جو ممالک کا سفر کیا ہے، ان تمام سفروں کی داستان درج ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جس کا میں نے ان سے بھی ذکر کیا، اور اگر سما خراشی نہ ہوں تو آپ سے بھی عرض کروں۔ یہ غالباً 20ویں صدی کے آخری عشرے کی بات ہے، ٹھیک سن مجھے نہیں یاد ہے، کہ اورنگ آباد میں اردو کے عظیم المرتبت شاعر سراج اورنگ آبادی کے 100 سالہ جشن تھا، 300 سال کا۔ تو اس سلسلے میں ایک مشاعرہ بھی تھا۔ اس مشاعرے میں جو مصرع طرح تھی، وہ مصرع طرح جو تھا وہ حضرت سراج اورنگ آبادی کی غزل کا مصرعی تھا۔ غالباً آپ سب کو یاد رہو، نہ جنو رہا، ہاں،
मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। तो सबने उस पर गज़लें कही थी और बड़े अच्छे अच्छे शोरा थे। मरहूम काजी सलीम साहब ने उसका इनकाद किया था, तो मैंने भी गज़ल कही थी। लेकिन मेरी गज़ल में मैंने ये कोशिश की थी, कहाँ तक कामयाब थी मुझे नहीं मालूम, कि मैं उसमें कोई वो काफ़िया इस्तेमाल न करूँ जो अज़मुल मर्तबा शायर की गज़ल में मौजूद है। तो बाकी अशार तो खैर नहीं, लेकिन उसका मतलब मुझे याद है, मैं अर्ज़ करता हूँ। वो मतलब ये था कि हमें जाने किसकी तलाश थी कि नसीब दर बदरी रही। हमें जाने किसकी तलाश थी कि नसीब दर बदरी रही। जो मिली तो गर्दे सफ़र मिली, सो उसी की हम सफ़री रही। इत्तेफाक से उनकी किताब का नाम भी गर्दे सफ़री है। और दोस्तों, वाक़या ये है कि सफ़र में मंजिल मिले न मिले, गर्दे सफ़र ज़रूर मिलती है, और इसी गर्दे सफ़र में सारे सफ़र की दास्तान होती है। तो ये तो मैंने किताब कभी पढ़ी नहीं है, यकीनन बहुत अच्छी होगी। तो इस किताब के बारे में था। लेकिन उससे हटकर एक बात अर्ज़ करूँ कि मैंने जब से होश संभाला, और अब तो बफज़ल खुदा इस हादसे को भी 60-65 साल हो गए हैं होश संभालने को, तब से मैं एक बात सुनता रहा हूँ मुसलसल कि हिंदुस्तान की हद तक उर्दू मर रही है, मरने वाली है, फातिहा पढ़ लिया जाए वगैरह वगैरह। तो मुझसे भी अक्सर लोगों ने, और मेरे गैर उर्दूदार दोस्तों ने ख़ास तौर पर, जिन्हें उर्दू नहीं आती थी लेकिन जिन्हें उर्दू से हमदर्दी थी, उर्दू पसंद थी, तो वो अक्सर मुझसे पूछते थे, हसन कमाल साहब, आपका क्या ख्याल है हिंदुस्तान में उर्दू कब तक ज़िंदा रहेगी? तो मैं कहता था कि भाई, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, कल भी ज़िंदा रहूँगा या नहीं ज़िंदा रहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे बता सकता हूँ कि उर्दू कम अज़ कम उस वक्त तक ज़रूर ज़िंदा रहेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और मेरे बाद इस दुनिया का क्या होता है तो तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। तो ये वाक़या है कि, और ऐसे बुरे बुरे वक्त आए भी उर्दू पर, लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं जिनमें ये उर्दू का जश्न मनाने वाले लोग असाब भी शामिल हैं मुख्तलिफ़ सूबों में। अब तो मुझे मालूम है, मेरे एक पुराने दोस्त, अभी मुझे फ़हीम अख्तर साहब ने बनाया, मेरे सीनियर दोस्त आरिफ नकवी साहब बर्लिन में हैं, उन्होंने अंजुमन मुहिब्बान उर्दू यूरोप बनाई हुई है। लंदन में भी है सोसाइटीज़, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, वो भी उत्तर प्रदेश का, जहाँ का मैं भी बाशिंदा हूँ, और वहाँ के वाले जो यहाँ हैं वो भी उर्दू से बड़ी मोहब्बत करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन उनमें से बेशतर ने उर्दू हिंदी मीडियम से पढ़ी, यानी देवनागरी से। उसमें कोई हर्ज नहीं, ज़बान किसी भी तरीके से सीखी जाए, पढ़ी जाए तो बहुत कोई हर्ज नहीं है। बस फ़र्क ये है कि जिन लोगों ने इस तरह उर्दू सीखी है, मैंने उन्हें सुना है, वो अक्सर खुदाई की खुदाई कर देते हैं, और जलील को जलील और जलील को जलील कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि वैसे उसको देवनागरी में सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि ज़बान को उसी की रस्मुल ख़त में सीखा जाए। उसके बग़ैर ज़बान की बका नहीं होती। तो मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ हैं जो मुझसे बेहतर बोलने वाले भी हैं, और जो जिनको सुनने के लिए आप बहुत बेकरार भी होंगे। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर फ़हीम अख्तर को भी मुबारकबाद देता हूँ
आप सबका मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के जश्न, इस तरह की महफ़िलें करते रहिए। उसकी वजह यह है कि अब ये महफ़िलें कम हो गई हैं और मुंबई में फासले होने की वजह से अब इन महफ़िलों के जो शुरका हैं उनको आपस में मिलने का इत्तेफाक बहुत कम होता है। लेकिन यही महफ़िलें हैं जो हमको उनसे मिलाती हैं। आज भी जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ मेरे शनासा भी हैं, मेरे करम फरमा भी हैं, मेरे कदरदान भी हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये महफ़िलें उस वक्त तक ज़िंदा रहें जब तक उर्दू ज़िंदा है, और मैं समझता हूँ उर्दू ज़िंदा रहेगी, मेरे बाद भी ज़िंदा रहेगी। शुक्रिया। इंशाअल्लाह सर उर्दू ज़िंदा रहेगी। वो इतरदासा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, वो इतरदासा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बां हमारी।